के रूप में हम देखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन एक सिग्नल ट्रांसडक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? बिकॉज सिग्नल ट्रांसडक्शन मीन्स देयर विल बी रिसेप्टर, देयर विल बी सिग्नल, देयर विल बी रिसेप्टर, and changing in the receptor and signal affinity causes slowdown of signal transduction. So this is kind of down regulation of gene expression. ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन भी एक पार्ट है. दूसरा भी देख लेते हैं. Just a minute. क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, क्रोमेटिन डोमेन, जब आप डीएनए लेवल पे रेगुलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है. देन ट्रांसक्रिप्शन अभी डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ. अब या देखो, अब एक बार बोर्ड पे समझ लिया. अब जब आप पीपीटी में समझोगे तो पीपीटी मीन्स होता है एडवांस लेवल का. जब आप पीएचडी जाओगे, रिसर्च जाओगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाओगे, है ना, बच्चों को समझाया जाता है बोर्ड पे. तो चलो हम भी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बट एडवांस लेवल की भी स्टडी चाहिए. तो वो बिना पीपीटी के संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें एडवांस एग्जाम्पल देने होते हैं, डायग्राम, मतलब टाइम भी सेव करना होता है, इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट देनी होती है, और ये भी होता है कि कोई चीज मिस ना हो. So transcription with the help of transcription factor already we have covered. Post transcription modification RNA transport level पे भी and translation level पे भी, and sometime there is a lots of mRNA degradation. तो इस इतने लेवल का, कितने लेवल का काउंट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 लेवल का कंट्रोल है. 7 लेवल कंट्रोल है इसमें जीन रेगुलेशन. ये एनालिसिस ब्रेन करता है, तभी याद होती चीजें. यू आर नॉट आइंस्टाइन की इतना याद होगा, कोई भी आइंस्टाइन नहीं, इवन नॉट आई एम. तो व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जीन मॉडिफिकेशन, सो व्हाट यू कैन सी हियर, हिस्टोन मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, राइट? हिस्टोन मॉडिफिकेशन, डीएनए मिथाइलेशन ऑलरेडी पढ़ लिया, एमसीआरएनए and DNA binding protein, all they are going to be changes, right? They can upregulate or downregulate the gene expression, right? And sometime these expressions, suppose there is a methylation of DNA. Methylation of DNA means gene silencing. So if they are inheritable, then we can call them as a epigenetic. Genetic and epigenetic. What is the difference? Difference is that if there is a modification of DNA, suppose methylation of DNA, and there is a gene silencing, and if they are inheritable, then they are called as a epigenetic regulation. And methyl transferase enzyme is involved in the methylation of DNA. Clear? So gene silence. बोलो. तो क्योंकि वो मिथाइल रीजन को ट्रांसफर करता है, मिथाइलेशन हो रहा है. मिथाइलेशन भी हो रहा है और जेनेटिक्स में ट्रांसफर भी हो रहा है ना पर्सन के. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड epigenetic. Epigenetic. Why we calling them epigenetic? Because they can be transferred. क्या मैं सोच रहा था, भूल गया. So now next thing is gene silencing कैसे होती है. There is CPG Iceland, right? And ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा. ये पूछ सकते हैं कि how will you map those gene which are silenced. ठीक है, आप उन जीन को कैसे मैच कराओगे जो कि साइलेंस, ठीक है ना, आप उनको कैसे करोगे. तो देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज द बाइसल्फाइड मैपिंग. क्या बोलते हैं? बाइसल्फाइड, जैसे एफ होता है, बाइसल्फाइड मैपिंग.
ठीक है। तो दिस इज बिलीव दैट कि देयर इज एबनॉर्मल मिथाइलेशन पैटर्न देन दिस इज कॉजिंग द ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस का कारण कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल मिथाइलेशन। कितना अच्छा हम लोग का क्लास चलता है ना, हर चीज समझ में आती है, हम लोग मैच्योर लेवल पे डिस्कशन करते हैं। सर लेकिन जो लोग क्लास में आए थे वो कहाँ गए? देखो अपना इंटरेस्ट होता है, मैंने उनको कई बार रिमाइंडर डाला, मैसेज डाला, ठीक है ना। अब वो कई लोग आनंद लेने के लिए आते हैं, चलो देख लेते हैं, दे आर नॉट सीरियस पीपल ना। कई बार आए, उन्होंने कहा डेमो क्लास लेना है, कांटेक्ट खुद ही किया, मुझे क्या पता कौन है, राइट। मैसेज कई मेरे पास कम से कम 17-18 मैसेज डेली आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप पहले डेमो क्लास करो। मैं अपनी तरफ से कोई चीटिंग नहीं करना चाहता। अब वो डेमो क्लास में बीच में आते हैं लेक्चर में, कई बार उनको नहीं समझ में आती चीजें, है ना। अब मैं अलग से कोई क्लास उनके लिए लेना नहीं चाहता, क्योंकि आई एम नॉट ए चीटर। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या लेवल है, आपको क्या डिसाइड करके आ रहे हो। आप ये देख के आ रहे हो कि हमें 12th क्लास का पढ़ाएंगे, आप ये देख के आ रहे हो कि हाई लेवल का पढ़ाएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको 50% एटलीस्ट नॉलेज होगा तो आई एम श्योर कि विल ज्वाइन, ठीक है। और जिसका बेसिक बहुत ही कमजोर होगा तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे। बात समझ। आज मैंने वो भी डाला था ग्रुप में कि भाई जिसका 50% से ज्यादा एनटीए का स्कोर है दे कैन ज्वाइन मी फ्री। डाला था ना, तुमने देखा था? यस सर। हाँ, लेकिन अभी क्या है, अगर नहीं है तभी तो कोई नहीं आया। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी करंट सिचुएशन में लोग शॉक में हो सकता है, कोरोना के बाद आफ्टर कोरोना इफेक्ट में गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो शायद उन्होंने छोड़ दिया है प्रिपरेशन, जस्ट दे आर, है ना, यहाँ वहां भटक रहे हैं। तो मेरा काम है, अगर एक भी बच्चा है, दिस इज माई कमिटमेंट टू एवरी चाइल्ड, कोई भी बच्चा है मेरे पास तो आई एम कमिटेड, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। ट्रेन तो चलेगी चाहे यात्री रिजर्वेशन कराएं ना कराएं, है ना, ताकि उनको दिक्कत ना हो जो फ्यूचर में रिजर्वेशन कराना चाहते हैं। उनको लगेगा यार क्लास तो कभी चलती नहीं, हमने तेरे का मैसेज नहीं देखा, है ना। तो हमने फिर अपना कंटिन्यू करना है। हमने 1 जून से बोला भी है कि नया बैच चलो स्टार्ट करते हैं, कोई ज्वाइन करना चाहे। किसी को टाइमिंग की इशू आती है, क्योंकि हॉस्टलर ज्यादातर क्या होते हैं ना, उनका 8 to 9 होता है हॉस्टल का टाइम, मतलब खाने का टाइम। मोस्टली हॉस्टल के जो मेस का टाइमिंग होता है वो 7:30 से स्टार्ट हो जाता है, राइट, और 9:30 तक क्लोज हो जाता है। तो कई बच्चों ने मेरे से कहा कि सर आप टाइमिंग ना 4 बजे से कर दीजिए। तो 4-4:30 बजे से तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आई एम वर्किंग ना। अगर मुझे चलो 40-50 बच्चे होते तो मैं जॉब छोड़ भी देता। अब अगर ये हालत है कि मुझे कभी 5 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कभी 1 बच्चा ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा, तो मैं अपने फैमिली को या अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालूंगा ना। मैं अपने शौक के लिए पढ़ाता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, है ना। अगर मुझे शौक नहीं होता तो वाई आई एम टेकिंग सो मच पेन एंड आई एम डिवोटिंग सो मच टाइम। मुझे कल भी फीवर था, परसों भी दवा ली, आज भी दवा लिया मैंने, है ना। तो वाई आई एम टेकिंग सो मच पेन। आप फीस भी नहीं ले रहे हो अभी? फीस हमने किसी से नहीं चार्ज किया, सिर्फ रिमाइंडर दिया ताकि वो सीरियस रहे, ठीक है ना। तो जैसे फीस मांगा कई लोगों ने छोड़ दिया। तो अब सवाल ही उठता है कि अगर आप फीस नहीं देता तो हाउ आई कैन बी श्योर कि यू आर सीरियस। हमने ये कहा कि 1 टाइम आपको फीस देनी है एंड नेवर अगेन आई एम गोइंग टू, है ना। और वो मैं पूरा भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट बैच में आप थे, फिर दूसरी लड़की थी, उसका डिजर्टेशन का चल रहा है तो वो भी अभी नहीं आ रही है। बिल्किस की मैरिज फिक्स हो गई है तो इसलिए नहीं आ रही है। और सबरीना की भी सेम कंडीशन है। मुस्लिम लड़कियों की शादी भी थोड़ा जल्दी हो जाती है ना, दे आर नॉट फ्री, है ना। उनकी अलग रिलीजन का एक बाउंडेशन है। वो लड़की बहुत ही अपना करियर सेटल करना चाहती है, लेकिन अब फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, कुछ घटना ना हो जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है जीन साइलेंसिंग का रीजन। जितने हमारे क्लास लेने वाले हैं वो साइलेंस क्यों हो गए, इसका आंसर था। अब देखो, अब थॉरो स्टडी के बाद ही इतना मेहनत करके मैंने बनाया होगा ना, स्लाइड बनाया होगा, पढ़ा होगा पूरा दिन, पेपर बनाया होगा, राइट। इतने में मैं कितने पेपर लिखता है। पेपर मेरा चल भी रहा है, मैंने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, 2021 में भी है। अब मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू यहाँ पे देखा कि जो
अभी देखोगे आई एम इन द पंजाब, तो यहाँ पे ड्रग एडिक्शन का बहुत बड़ा इशू बन रहा है, ठीक है। Yes. कि जो एक बार ड्रग ले लेता है उसका छूटता नहीं है, तो Even ऐसा sir, क्या yeah, प्रॉब्लम होगी, it is है ना। happening हाँ, here. वो चक्कर ये है कि बड़े बड़े माफिया मिनिस्टर लगे हुए हैं उसमें, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल आदमी लगा है कोई। नशाखोरी में, नशाखोरी बढ़ाने में मिनिस्टर लोग लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल की पुलिस, ममता, सारे लगे हुए हैं, Yes, ठीक है sir. ना। बिना उसके आ ही नहीं सकता। अगर इतना प्रशासन स्ट्रिक्ट हो, सारे कसम ही खा ले कि हम आने ही नहीं देंगे, अवेलेबल ही नहीं होगा, एक हफ्ते में सबकी छूट जाएगी। जो चीज अवेलेबल है नहीं तो उसको लोग भूल जाएंगे ना। अब अवेलेबल करा के दिखाई जा रही तो आदमी, तो कोकीन है ना, मेथाफेटामीन है, अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोक, मतलब अब देखो हॉस्टल में जो बच्चे हैं वो भी स्मोक कर रहे हैं और धुआंधार कर रहे हैं। मैंने एयर होस्टेस को देखा, सारी शराब पीती हैं, जम के स्मोक करती हैं, ठीक है। एक बेचारे पीएचडी वाले ये हैं थोड़ा बहुत, वो पीएचडी की बात करते हैं, पीएचडी बीच में कर सकते हैं, उनकी तो पढ़ाई ही इतनी ज्यादा होती है कि दे आर ऑल बर्डन। तो जिनकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, हमारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल अल्कोहल, टोबैको, स्मोक तो छोड़ दो, देखना भी मना था। देख भी लिया तो मम्मी प्रिंसिपल थी, बहुत पिटाई होती थी। तो वो भी एक सोशल काज है कि फैमिली कैसी है आपकी, और आपकी कितनी स्ट्रिक्ट आपकी मतलब डेवलपमेंट हुई है, अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, तो ठीक है ना। तो ये देखा गया कि ऑल दे आर कॉजिंग द ब्रेन डैमेज, डीएनए को डैमेज कर दिया यहाँ पे ब्रेन में, ठीक है। इस पे मैंने काफी स्टडी किया कि जो बार बार अगर आप ले रहे हो तो द रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना, रिपेयर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जैसे निकोटेक्स है, बेच रहे हैं लोग कि आपका वो छूट जाएगा, तो आप ये बताओ कभी भी रिपेयर जब हो ही नहीं रहा डीएनए का तो वो छूट कैसे जाएगा। आप एक नशे के बजाय दूसरा नशा ले रहे हो, दैट्स इट। जब रिपेयर सिस्टम ही फेल कर दिया, एडिक्शन कब होती है ना। परसिस्टेंट एडिक्शन का मतलब हो गया परसिस्टेंट इपीजेनेटिक चेंजेस, ठीक है ना। और इपीजेनेटिक वर्ड लगा दिया तो ये फिर इनहेरिटेबल भी है, आपका बच्चा तो ऑटोमेटिकली नशा करेगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, माफिया का बच्चा माफिया, शराब पीने वाले का, है ना, तो शराबी ही होगा। नशा करने वाले का बच्चा क्यों नशेड़ी नहीं होगा, ये बताओ, ठीक है। तो मैं एक दिन बताऊं, हमारे फ्रेंड थे, किसी के बर्थडे था, तो मैं बियर की बोतल पकड़ के बैठ गया, जबरदस्ती और कहने लगे कि पी लो, इसमें कुछ नहीं होता, 5% अल्कोहल है, ये वो। तो हमने कहा चलो इनका साथ थोड़ा दे देते हैं। तब से मेरी बिटिया आ गई छोटी, कहती है मैं भी पीऊंगी। है ना। तब से मैंने कसम खा ली, आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस, क्योंकि जो मैं करूंगा वो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो चली जाएगी उनके जीन में। तो दिस इज वन ऑफ द केस कि वी शुड स्टडी जीन रेगुलेशन। तो व्हाई दिस इज अगेन द क्वेश्चन, व्हाई वी शुड स्टडी द रेगुलेशन इन eukaryote. So already we have discussed regulation at transcription level, post transcription level. So if you want to see how the eukaryotic gene are they are going to respond to the environmental signal, so we should study. And there is a cell to cell interaction for the proper development of organism, क्योंकि बच्चा है तो वो डेवलप करेगा। तो that's why we should know कि how the things are going on, because अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो ये रिजल्ट आता है, तो देन वी कैन कंट्रोल दैट। जैसे अभी पोल्यूशन पे क्यों कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अभी अगर पोल्यूशन का लेवल इतना हो जाएगा तो जितने बच्चे बॉर्न होंगे, है ना, वो सारे म्यूटेटेड होंगे, यानी सबको कुछ ना कुछ न्यूरो की प्रॉब्लम होगी। मिल्क में अगर आपने देखा होगा तो कुछ साल पहले क्या होता था इंडिया में, गायों को ओवर मिल्क प्रोडक्शन कराने के लिए कौन सा हार्मोन देते थे, ग्रोथ हार्मोन देते थे, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्शन देते थे, तो वो प्रॉब्लम फिर पकड़ी गई, काफी गर्ल्स में प्रॉब्लम शुरू हुई कि वो छोटी सी गर्ल्स हैं, उनके ब्रेस्ट बड़े बड़े हो रहे हैं। तो वो रीजन फिर साइंटिस्टों ने शुरू किया जानना, तो पता चला कि वो जो मिल्क ग्लास के थ्रू पी रहे हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन्स भर भर के आ रहा है, ठीक है ना, एंड दैट्स कॉजिंग द साइड इफेक्ट। उस पर बैन लगा, फिर यूएस में बैन लगा, फिर इंडिया में बैन लगा, सब जगह बैन लगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बदमाशी करते हैं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट एंड ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल मस्ट बी देयर, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल डिसाइड करता है कि हाउ मच एमआरएनए विल बी
there, and according to mRNA there will be protein. So this is part of post transcriptional modification, right? Yes, sir. So transcription control, already you might be knowing, we have discussed RNA polymerase is the sole cause of transcription. They are going to bind the promoter, a repressor bind to operator, right? So already we have discussed in the lac operon. ठीक है, ये सारा डिस्कस कर लिया हमने. कितना इजी हो गया ना, अभी हमने बोर्ड पे पढ़ लिया. तो दिस स्लाइड इज नॉट गोइंग टू बी हेवी, rather than this is going to be more informative. mRNA, this is also called as the microRNA, and they are well reported for acting as a regulatory protein, and they are binding to the 3 UTR region, right? 3 UTR region क्या होता है? There are 2 region in the DNA, 3 UTR and 5 UTR. ठीक है, तो especially mRNA कहाँ bind करता है? They are especially going to bind 3 UTR region, and they are going to decrease the gene expression of various mRNA by either inhibiting translation or directly causing degradation of the transcript. 3 UTR also may have silencer region that bind repressor protein, and that's why they inhibiting the expression of mRNA. Silencer region होता 3 UTR में, अगर repressor bind किया तब भी expression mRNA का जाएगा. और miRNA अगर bind करता 3 UTR region में, तो itself they are decreasing the rate of gene expression, and sometimes they are causing the degradation of transcript. मतलब transcript mRNA कन्वर्ट जाता है छोटे छोटे mRNA में, that is called as the microRNA. ठीक. So enhancer are more in eukaryotes rather than in prokaryotes. You know, eukaryotes contain enhancer and silencer. Silencer means silencing the expression, enhancer means enhancing the expression. So microRNA, how RNA control the expression? So there are 3 type of RNA, right? miRNA, microRNA इनको कहते हैं. So another one is antisense RNA, and this is the LNC RNA. मैंने बताया था long non-coding RNA. इस पे CSIR अब काफी क्वेश्चन पूछ रहा है CSIR माइक्रो miRNA पे. अब बताओ, अब दोनों स्टडी कर ली तुमने, बोर्ड की और पीपीटी की. Which one is the best or both are best? कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ही ठीक है ना. वही मैं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट से ऑलवेज की चलो वही ठीक है बोर्ड वाली, है ना. यू आप एक लिमिट तक समझा सकते हो, उसके बाद तो पूरा इंफॉर्मेशन ही देना है. हाँ, डिटेल नहीं जा सकते आप उसमें, आप कॉन्सेप्ट दे सकते हो. ठीक है ना. अब जैसे LNRNA का अगर आप पूछोगे तो वहां शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि वहां मेन फोकस था कॉन्सेप्ट देना. अब यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि जो लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA है, दे आर डायरेक्ट कॉज ऑफ वेरियस न्यूरोनल डिसऑर्डर लाइक पार्किंसन, हंटिंगटन्स, अल्जाइमर्स. अभी तक आपको ये नहीं पता रहा होगा कि अल्जाइमर्स का कॉज क्या है. कई बार CSIR में पूछ चुका है, पार्किंसन के बारे में पूछ चुका है, हंटिंगटन्स के बारे में पूछा. मतलब कोई कंपटीशन नहीं जो इनके बारे में न पूछा गया हो. तो जब ये पूछता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे जेनेटिक्स पढ़ना छूट गया. This is not related with the genetics. This is related with the gene regulation of eukaryote. बहुत लंबा चैप्टर है, but I am making them in short. अब how many miRNA are there that is involved in DNA repair enzyme? So there is a 9 miRNA, and if all they are affected, है ना, so then they are totally down regulating all the DNA repair system. और ये DNA रिपेयर सिस्टम गया तो कौन सा कैंसर होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर. सुना होगा कि यार ये बंदा तो नशा भी नहीं करता था, है ना, कुछ भी नहीं करता था, बहुत ही सिंपल बंदा था और इसको कैंसर हो गया, है ना. ऐसा कैसे हो गया? तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कि सारे के सारे mRNA 9 mRNA सारे डिस्टर्ब हो गए, तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ DNA रिपेयर एंजाइम. दैट्स व्हाई इट्स कॉजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर. अब आप एक कैंसर की बात कर रहे हो, जितने न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर हैं, यानी आप देखो एक एक्टर ने सुसाइड किया था, याद है, जिसका बहुत ही पॉपुलर हुआ था सुसाइड मर्डर केस, है ना. उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, राइट. उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी कि mRNA के एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट हो गया. उसको ये डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि मैं सुसाइड करूं, मैं जिंदा रहूं या सुसाइड करूं. ठीक है. तो ये सुसाइड ही बंदे करते हैं क्योंकि उनको न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ
हाईली डाउन रेगुलेटेड डिसरेगुलेशन ऑफ जीन, है ना, बिकॉज ऑफ MIRN। और ये बता ही दिया आपको, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, ऑटिज्म, ये सारा जो रिलेटेड है ये भी MIRN के कारण है। तो MIRN के कारण कौन सा नहीं है, अगर CSR में पूछेगा तो यू कैन टेल देम ऑल, सारे हैं। और कैंसर में तो बताई दिया। तो अभी क्लियरिटी बढ़ गई ना आपको इससे, ठीक है ना, यू आर नाउ मोर क्लियर अबाउट ऑल दैट कॉन्सेप्ट। GAL4 के बारे में कई बार पूछ चुका है, राइट, CSIR में कई बार मैंने पूछा GAL4 US सिस्टम। तो मुझे भी समझ में आता था कि ये क्यों पूछा है, ये तो मतलब जीन एक्सप्रेशन की स्टडी में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, अपने डिजर्टेशन में। तो फिर मैंने देखा कि GAL4 is actually a transcriptional activator that control the expression of GAL1, GAL7, GAL10। तो CSIR ने एक बार पूछा था कि which GAL is involved in the metabolism of galactose in yeast। तो इसमें GAL4 का भी नाम था, GAL1 का था, GAL7, GAL10, ठीक है। तो GAL4 तो नहीं है, क्योंकि दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। एक्चुअली मेटाबॉलिक सिस्टम में इन्वॉल्व कौन है, 1, 7, 10, GAL1, GAL7 और GAL10। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त, इसलिए मुझे याद आ गया 1, 7, 10, ठीक है ना। तो ये ऑल दीज आर रेगुलेटेड बाय द GAL4, ठीक। तो GAL4 US system has been used in variety of organism across various phyla to study gene expression। तो ये एक सिस्टम बनाया गया, आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन सिस्टम, क्योंकि GAL4 किसको कंट्रोल करता है, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म को। अगर जीन डिस्टर्ब होगी एक भी, GAL1, GAL7, GAL10, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जाएगा। यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सिस्टम, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सिस्टम। तो ये खुद ही एक्टिवेटर है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर सिस्टम। GAL4 US सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये रहेगा तो इनहैंस होगा, अगर एक भी जीन मिस होगी तो इनहैंस नहीं होगा, डाउन रेगुलेट हो जाएगा। तो GAL4 का क्लियर हो गया, देखो कितने इजीली क्लियर हो गया, है ना। तो आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और मेटाबॉलिज्म पार्ट कवर कर रहे हैं। तो ये पूरे आपको 10-13 यूनिट्स जो बोल रहे हो सारा कवर करने लगा। दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और फाइला में भी डिफरेंट स्टडी। हाँ, ठीक है सर, ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव की क्लियर हो, देखो अब टीचर, स्टूडेंट को ढूंढना होता है कि कौन अच्छा टीचर है। कल बिल्किस ने लिखा मैसेज में, दिखा सकता हूँ, सर आप 2 साल पहले क्यों नहीं मिले, मैंने इतना अच्छा टीचर कभी लाइफ में देखा नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या समझता हूँ, कहीं तो कहीं उसकी लाइफ में टच हुआ ना मेरी स्टडी। मैं ये नहीं मानता मैं व्हाई आई शुड डाउनग्रेड माई सेल्फ, है ना, या माई टीचिंग, मेरा कॉन्सेप्ट क्यों मैं अपने को डाउनग्रेड मानूं, है कि नहीं। ऑलवेज इवेल्युएट योरसेल्फ इन बेटर वे। जिसका जैसा किस्मत होगा वैसे टीचर से पढ़ेगा, जिसकी जैसी किस्मत होगी, है ना, वैसा टीचर मिलेगा। अब किसी को ये रहता है कि सिमिलर ही टीचर से पढ़े, तो आप जैसे सिमिलर लोगों से दोस्ती करके आप उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि थोड़ा अपने सीनियर से करो तो कुछ तुम्हें मिलेगा भी। तो अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं डेवलपमेंट के, व्हाट यू कैन सी। अब देखो लंग कैंसर में मैं देख रहा था, ये CSIR में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लंग कैंसर में कौन सा नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्टर है जो कि रोल प्ले करता है। दिस इज PNCTR, pyrimidine रिच नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्टर, ठीक है। जीन थेरेपी के लिए कौन सा बायोमार्कर बेस्ट है, दिस इज लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA, ठीक है। हाँ, तो ये सब कुछ याद करने वाली चीजें हैं। और माइक्रो RNA का बाइंडिंग रीजन क्या होता है, दैट इज 3UTR, जैसे आपने बताया ना। 3UTR क्या करता है, ये डिक्रीज करता है एक्सप्रेशन को और इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन को बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। तो दैट्स व्हाई देयर इज ए
एंड आल्सो देयर इज ए साइलेंसर रीजन इन द 3 UTR रीजन, तो अगर वहां रेगुलेशन बाइंड किया है तो दैट विल आल्सो लीड टू द डिक्रीज एक्सप्रेशन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल दिखा दे। अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई है कि व्हेन यू आर टेकिंग, कोई लोग पॉइजन खा लेते हैं, राइट, सपोज किसी ने जहर खा लिया कि आज हमें मर जाना है, हमने तो प्यार किया था, हमें तो धोखा मिल गया, तो कोई लोग जहर खाते हैं। तो उस केस में होता क्या है, विच प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, लीवर इज गोइंग टू enhance the production of cytochrome P450, right? And ये क्यों निकलता है, क्योंकि टॉक्सिन, मोस्टली टॉक्सिन जो जहर होते हैं दैट इज कंटेनिंग द डाइऑक्सी मॉलिक्यूल, राइट? तो इनको डिग्रेड कर दो तो टॉक्सिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, राइट? सेकेंड आप देखो प्रेगनेंसी का केस, जब प्रेगनेंसी होती है देन व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, देयर इज अप रेगुलेशन ऑफ जीन इन प्रेगनेंसी एंड here what's happening, this causing the cells in the uterus to become more sensitive to oxytocin, ठीक है? And similar cases in the case of diabetes, beta 2 diabetes के केस में क्या होता है, there is a down regulation of insulin receptor। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, थोड़ा सा मतलब योगा वगैरह करते हो, तो ये ज्यादातर इंप्रूव हो जाता है इंसुलिन रिसेप्टर, you can reverse back beta 2 diabetes। So there is a up regulation controlled by the up regulation and down regulation of the gene। 3 एग्जांपल दिए, कौन कौन से? एक तो पॉइजन के केस में there is a enhanced production of what, enhanced production of P450 enzyme। क्यों? they are going to break the toxin dioxin, तो ये ब्रेक हो गया तो आदमी जिंदा बच जाएगा। सेकेंड केस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बिफोर तो अदर चीजें होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद द सेल आर मोर, स्पेशली यूटेरस सेल आर मोर रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बाद बहुत सारी चेंजेस होती है बॉडी में, दैट इज अप रेगुलेशन, नॉट डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन हो रहा है। और बीटा 2 डायबिटीज के केस में उन्होंने बताया कि देयर इज ए डाउन रेगुलेशन ऑफ insulin receptor। I think this is clear। चलें आगे। सर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर कोई पॉइजन ले लेता है तब क्या होगा? पॉइजन P450 अपना काम करेगा, और अगर वो ठीक हो जाता है नॉर्मल, तो फिर ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिव हो जाएगा। क्योंकि पहला अटैक किस पे होता है? लीवर पे। अगर लीवर नहीं संभाल पाया तो पर्सन की डेथ होनी तय है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर और कुछ दवाई थोड़ी नहीं देते हैं, P450 एंजाइम का सोल्यूशन देते हैं। आपको पता चल गया है कि रिसर्च पढ़ने से फायदा क्या है? ये जो जितना MBBS डॉक्टर है, तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, सारा मेहनत करते हैं बायोटेक वाले, ठीक भाई, ये एंजाइम है, ये बढ़ जाता है, उसका अब वो अप्लाई करके पैसा कमाते हैं। हम लोग बेवकूफ बन के मेहनत करते हैं। तो वी आर लेबर ऑफ द दोज फील्ड। अब ये जो मार्केट में एंजाइम है जो पॉइजन के अगेंस्ट में, आपने सोचा है अब आदमी को पता नहीं, डॉक्टर को पता नहीं कि कौन सा इसने जहर खाया है, और इमीडिएटली वो 2 घंटे में ठीक कर देता है। तो मैजिशियन थोड़ी ना है, उसने थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ा दिया बॉडी में, इसके बाद क्या किया, थोड़ी वॉमिटिंग करा दी, इसके बाद वॉमिटिंग से क्या हुआ कि जितना इंटेस्टाइन में पॉइजन था वो बाहर आ गया, इसके बाद हेवी इंजेक्शन दे दिया P450 एंजाइम का, तो जो तो डायल्यूटेड, ओवर डायल्यूटेड कर दिया ऑलरेडी बॉडी में, और जो थोड़ा बहुत रहा तो डाइऑक्सिन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके पॉइजनिंग को खत्म करके बोलेगा और 10,000 रुपया आपका बोले आप दे दीजिए। और हमने पढ़ा, फ्री में पढ़ लिया, ठीक है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम अगर पेटेंट भी करा लें ऐसी चीजें डिस्कवर करके, तो हमसे खरीदने भी नहीं आएगा कोई। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पार्शियलिटी इन द एकेडेमिया एंड एप्लीकेशन पार्ट। एमबीबीएस डॉक्टर, मतलब एमबीबीएस में आपका नीट क्वालिफाई किया ना कि यू कैन राइट द डॉक्टर, और यहाँ पे बंदा एमएससी कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी में एडमिशन भी हो गया, एंड आफ्टर 8 years of research he cannot write the doctor until unless he or she has been awarded। और डॉक्टर लिखने के बाद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं,
ये तुम कौन सा डॉक्टर हो, मेरे से कई बार पूछते हैं, तो मैं अपना आपके नाम के आगे लगाता हूँ प्रोफेसर, ठीक है ना। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था, मैंने डॉक्टर एस एम भट्ट लिखा था, कोई बीमार पड़ गया, सारा टीटी मेरे ऊपर टूट पड़े, आप डॉक्टर लिखे हो, आप करो इलाज इसका। हमने कहा भैया मैं प्रोफेसर वाला डॉक्टर हूँ, ये मर जाएगा बंदा दूसरी जगह ले जाओ। उसको दौरा पड़ा हुआ था। तो हम तो सोचते हैं ये कौन सी फर्जी डॉक्टरी मिल गई हमें। ड्रग एडिक्शन का केस आपको बताई दिया है ना, कोकीन लेता है बंदा, क्यों हो गया भाई एडिक्शन, बताओ आप, क्यों एडिक्शन हो गया? बिकॉज परमानेंट चेंज हो गया, देयर इज एपिजेनेटिक अल्टरेशन, परमानेंट अल्टरेशन इन द एपिजेनेटिक एमआरएनए माइक्रो। तो ब्रेन में एक रीजन होता है न्यूक्लियस रीजन, तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो डीएनए रिपेयर एंजाइम ही पूरा डिस्टर्ब हो गया, 9 एमआईआरएनए होते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डाउन रेगुलेशन होता है। ये मैंने स्पेशली नोट किया आपके लिए कि न्यूरोब्लास्टोमा का केस पूछता है, किससे होता है ये ना, लीकीमिया या न्यूरोब्लास्टोमा, ब्लड कैंसर, ठीक है, या टेस्टिस कैंसर कैसे होता है, या सबका एक ही रीजन है, सबका एक ही जीन है, ये है PARP1, ठीक है। और किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट होता है, स्टमक, सबका एक ही रीजन है आपका FEN1। हाँ, ब्रैक जीन तो चलो ब्रेस्ट के लिए स्पेसिफिक हो गया ना, लेकिन अगर FEN1 अपरेगुलेटेड है ना, ये देखा गया कि जितने भी तरह के कैंसर है, ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, स्टमक है, न्यूरोब्लास्टोमा, पेंक्रियास, लंग है, सब में FEN1 का एक्सप्रेशन बहुत हाई है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर, ठीक है। और ये ब्लड कैंसर में PRP1 स्पेशली बहुत हाई है। तो अक्सर ये देखा गया कि कैंसर होने में एक बहुत बड़ा रोल है जीन साइलेंसिंग का, अल्टर्ड BRCA1 आप बोल रहे थे ना, in breast cancer there is a transcriptional repression of what? Transcriptional repression of BRCA1। इसमें काफी सीसर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जब भी मैं लेक्चर दूंगा किसी को बोर नहीं होने का मौका मिलेगा, ऑलवेज यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड मोर रिसर्च बेस्ड। अब देखो कई बार होती है ना, आपकी लक भी होती है ना, बच्चे की भी लक है, मेरी भी लक है कि ऐसे बच्चे नहीं टकराए जो थोड़ा पढ़ाकू टाइप के हो, है ना। तो वैसे बच्चे रहे हैं, हमारा तो करीब 5वां-6वां बैच चला है, काफी बच्चे रहे हैं। कोरोना के बाद थोड़ा सा मैंने देखा कि लोगों में इंटरेस्ट कम आया, सारी कोचिंगों में यही प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट, केवल अगर 2-4 ब्रांडेड कोचिंगों को छोड़ दो, है ना। तो एक्चुअली ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम में मतलब गलती बैठा हुआ है ऐसा कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर एक एग्जाम को लेकर सब पढ़ते हैं, वहां से अगर समझा दिया जाए कि ये प्रोसीड्यूर होता है बेटा और ऐसे हमको पढ़ना है, नहीं तो अगर ये नहीं बन पाओगे या फिर अगर ये बनना है तो ये भी करना होगा, तो ऐसे नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या है, आपने सही कहा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। हाँ, जब आप देखो आईसीआर में क्या है, एग्रीकल्चर में सीधा आप JRF क्वालिफाई करते हो और आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है साइंटिस्ट की विदाउट PhD, ठीक है। तो वहां JRF में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, ठीक, वहां पे कोचिंग भी करते हैं, अच्छा पैसा खर्चा भी करते हैं क्योंकि उनको पक्का है कि हमारी जॉब लग जानी है। अब यहाँ पे JRF का क्या सिस्टम है, आप 8 साल पहले PhD करो, फिर भी कोई जॉब श्योरिटी नहीं है। 8 साल में आपको फेलोशिप मिलेगी सिर्फ 3 साल, है ना, 3 साल फेलोशिप मिलेगी, 2 साल आपको चलो गाइड ने अगर थोड़ा रहम कर दिया और गवर्नमेंट मान गई तो एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई फ्यूचर, यहाँ कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। यहाँ पे क्या बच्चे करते हैं, JRF पहले क्वालिफाई करते हैं, एग्रीकल्चर में शुरू से पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या बनना है। BSc कर लिया, MSc कर लिया, तुरंत JRF क्वालिफाई करते हैं, JRF नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वहां 1000 तरीके पहले साइंटिस्ट मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के, वहां प्राइवेट जॉब तो में बच्चे जल्दी मिलते ही नहीं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, अब ये PhD करते हैं, ठीक, साइंटिस्ट बनने के बाद तो ये कॉमन सिस्टम, कॉमन सिविल कोड तो लगा रहे हो, कॉमन एजुकेशन कोड क्यों नहीं लगा रहे भाई? एग्रीकल्चर में 45 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग है प्रोजेक्ट के लिए,
ठीक है। साइंस में पहले था 10 से 15 लाख, अभी मोदी सरकार ने क्या कर दिया, 5 मतलब है तो 10 से 15 लाख, लेकिन वो घटा दिया, वो भी तो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेगा, प्राइवेट को मिलेगा नहीं। तो अभी ड्राई जोन कर दिया ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पूरा ड्राई जोन में कन्वर्ट कर दिया। और जो CSIR के लैब है उनके नखरे इतने हैं, SBI बैंक की तरफ। SBI बैंक लोन किसी को नहीं देता, मतलब उनके बहुत खास ही होंगे तो उसी को लोन मिलता होगा। मैं भी प्रोफेसर हूं, मैं टक्कर मार के थक के हार गया, वो लोन देने से रहे। हाँ सर, हम लोग अप्लाई करके थक गए। SBI कभी लोन नहीं देता किसी कॉमन आदमी को, ठीक है, वो बड़े बड़े फर्म को देगा। हाँ, वो देते नहीं, ना सुनते हैं, ना कोई बात समझने वाला है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई आपका देता है। सेम कंडीशन है सीएसआईआर लैब्स। सीएसआईआर लैब्स में पहले से पोजीशन जितनी भी आप देखोगे वैकेंसी निकलती है, एक पोजीशन निकलेगी JRF की, ठीक, और वो भी फिक्स होती है। आप कैंडिडेट क्यों बुलाए जाते हैं? सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए। उसमें कैंडिडेट किसको रखना है ऑलरेडी दैट इज डिसाइडेड। तो मोदी सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। और वो भी है ना कि लाइफ साइंसेज के लोगों को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। लाइफ साइंसेज को बोलते हैं जैसे अब सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी वाला या बायोकेमिस्ट्री वाला जाएगा MBBS वाले कॉलेज में पढ़ाने, बायोटेक वाले क्यों नहीं जाएगा? बायोटेक तो सबसे एडवांस है, ठीक है, वो नहीं जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी वाला बायोकेमिस्ट्री वाला जाएगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे भाई? बॉटनी जिसने पढ़ी वो कहाँ जाएगा? जूलॉजी जो पढ़ी वो कहाँ जाएगा? तो वाई देयर इज रेस्ट्रिक्शन। या तो सारी डिग्री कॉमन कर दो, सिंगल लाइफ साइंस कर दो, ठीक है, और उसकी एलिजिबिलिटी का दायरा बढ़ा दो। आपने सब रोक रखा है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं कर सकते, तो आदमी 5-5 डिग्री थोड़ी लेगा। तो मैंने लोगों को देखा है, बेचारे बायोटेक कर लिए, फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी कर लिए, फिर बायोकेमिस्ट्री, मतलब 6 साल में तो वो खाली PhD छोड़ के उन्होंने बढ़िया समझा कि भाई MSc की डिग्री पहले ले लो प्रॉपरली। हाँ, तो मल्टीपल डिग्री लेने का सिस्टम आ गया। तो मैं भी क्यों डिग्री लेता रहता हूँ हर साल, अपनी कैपेबिलिटी एनहांस करता हूँ। कभी मैनेजमेंट स्किल लेता हूँ, कभी एंटरप्रेन्योरशिप की लेता हूँ, कभी एग्रीकल्चर की लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत बुरी हाल है, क्योंकि पॉलिसी गलत है ना। एम्प्लॉयमेंट की बुरी हाल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पूरा ओपन हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर कभी भी मना नहीं करता किसी को लेने से, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नाम्स नहीं है, ये है, वो है, ड्रामे करके। अच्छा, एक बार ये सर पूछा था ब्रैक 1 का, ब्रैक 1 के बारे में एक और इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विच माइक्रो आरएनए इज हाईली एक्सप्रेस्ड इन द ब्रैक 1 के केस में। तो दिस इज, लिख लो, miRNA 182, दिस इज हाइपर मिथाइलेशन ऑफ द ब्रैक 1 प्रोमोटर। ठीक है, हाइपर मिथाइलेशन मतलब लो एक्सप्रेशन ऑफ ब्रैक 1 इन ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। अगर ये नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा तो दे आर नॉट कॉजिंग द ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। अब ये माइक्रो आरएनए 182 की प्रॉब्लम है एक्चुअली ब्रैक में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो मुझे गवर्नमेंट बहुत गुस्सा आता है, गवर्नमेंट ना बिल्कुल लाइफ साइंस बंद ही कर दो, मैं कह रहा हूँ फिर। अब देखो, मेरा एक स्टूडेंट है US में है, उसने एमटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक, और वो काम किस पे कर रहा है? बायोफ्यूल पे। बायोफ्यूल पे मैंने IIT से PhD करी, IIT BHU से, ठीक बात है। तो गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि जो PhD बंदे निकल रहे हैं जिस स्ट्रीम में स्पेसिफिक, तो आप रजिस्टर करते हैं उनको। आप जैसे आप कह रहे हो कि बायोफ्यूल की क्राइसिस है, तो उनको लगाओ, एम्प्लॉयमेंट दो, फंड दो, आप इंडस्ट्री सेट करो, है ना, उनको लीडर बनाओ। उन्होंने PhD 8 साल किया, कुछ तो सीखा होगा। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। आप अब वो कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब यहाँ से बंदा, अगर अब मेरा स्टूडेंट को मैंने बायो पढ़ाया 6 महीने, ठीक, अब सारा मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया उसका बायो 6 मंथ में। अब वो US में अच्छे से प्लेस हो गया, किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, नॉलेज इसको 0 थी बायो में। और हमने इतने साल तपस्या की, हमें क्या मिला? घंटा। हम आज भी बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो प्रोफेसर है, खैर हम अपने को नहीं डाउनग्रेड करेंगे क्योंकि ट्यूशन पढ़ा रहा है, वी शुड नॉट डू दैट, क्योंकि दिस इज ए ऑनरेबल जॉब। हमें इनहैंस करना है रादर देन, है ना, डाउनग्रेडिंग आवरसेल्फ, डीमोटिवेट नहीं होना। पैटर्निंग भी देखो, हॉक्स जीन क्लस्टर, इसके ऊपर से सर में क्वेश्चन आता है कि ये क्या कंट्रोल करता है? सीधा सीधा इसका आंसर है एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न, ठीक है ना।
तो हैंड को कौन कंट्रोल करता है? सोनिक हेजेस, ठीक, सोनिक हेजेस कंट्रोल करता है। ये कई बार पूछा हुआ है। तो हम लोग डेवलपमेंट में चले जाते हैं कि अरे यार डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ी नहीं, अब तो फंस गया क्वेश्चन, अब क्या करें। नहीं नहीं, ये पार्ट उसका है ही नहीं है, ये पार्ट है जीन एक्सप्रेशन का। अभी बीएमपी के ऊपर आता है बीएमपी। एक वहां पे होता है ग्रेमलिन, ग्रेमलिन इनहिबिट्स बीएमपी और दिस इज सिक्रेटेड इन द लिम्ब रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पैटर्न सिस्टम, ठीक है ना। डिफरेंट पैटर्न सिस्टम कारण है इनहिबिशन ऑफ बीएमपी। तो लिम्ब डेवलपमेंट प्रॉपर होता है जब बीएमपी इज एक्टिव। ग्रेमलिन आ गया तो गया, ठीक है। आप देखो कि लिजार्ड में क्या होता है, वेब ऐसे होता है, हम लोगों में क्लियर फिंगर होती है, ठीक है, तो क्लियर फिंगर होती है, बाकी लिजार्ड में नहीं होती है। तो लिजार्ड में नहीं होती बिकॉज देयर इज इनहिबिशन ऑफ बीएम, यहाँ पे नो इनहिबिशन। तो यहाँ पे कौन इनहिबिशन कर रहा है? इनहिबिशन को ऐसे दिखाते हैं इस लाइन से, दिस इज ग्रेमलिन, ठीक बात है। मैं लाइव हूँ, सीधा सीधा कई लोग देख रहे हैं मैं जो पटांग बातें बोल रहा हूँ। लाइव में डर भी लगता है ना कि कुछ बातें निकल गई मुझसे, तो लोग अपना इशू बना लेते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया इसने समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा लेक्चर? लाइव में डर भी लगता है ना। सर ये कहाँ शो कर रहा है लाइव? लाइव का लिंक भेजा ना ग्रुप में, ओपन करो, व्हाट्सएप ग्रुप खोलो ना, यूट्यूब का लिंक भेजा है, उस पर क्लिक करो, आ जाएगा आराम से। तो मतलब ये नहीं मुझे करना है, एडिटिंग करनी है या अपलोड करना, नथिंग। लाइव में ये फायदा है कि ऑटोमेटिकली इट इज रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द यूट्यूब। क्लिक करो, किया, ओपन किया, यस। सोमेटोजेनेसिस, राइबोस स्विचेस, ये सारा कल आप फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, प्रोपीरियड में फिर हम वापस आएंगे। सर एक दिन के लिए ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आज नहीं पढ़ा ना, अभी तो बहुत कुछ बचा है। जैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कैसे होती है, उसको कैसे सेंस करता है प्लांट्स, है ना, उसको कौन सा स्टार्टर कंट्रोल करता है। जैसे देयर आर 2 सिग्मा फैक्टर लाइक फैक्टर, एनटीआरसी एनटीआरबी, है ना। तो कैसे वो 2 कंपोनेंट सिस्टम कंट्रोल करता है, क्या प्रूफ है, कैसे होता है, वो सारा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।